एएस साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल आनंद पूर्वक होंगे। आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी संख्या 21 का प्रश्न नंबर 66 अर्थात 66। कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है? निम्न में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है? तो हम देखेंगे सर्वप्रथम ए ऑप्शन को, डॉक्टर नाटक किसका है? तो डॉक्टर नाटक जो है इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं और 8वां सर्ग के लेखक जो है सुरेंद्र वर्मा जी हैं। 8वां सर्ग सर्वप्रथम जो 8वां सर्ग नाटक सुरेंद्र वर्मा लिखित सर्वप्रथम जो यह किस सन में प्रकाशित हुआ? यह सर्वप्रथम 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित नाटक है। यह नाटक सर्वप्रथम हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कौन सा नाटक? 8वां सर्ग नाटक सर्वप्रथम हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अब हम देखते हैं द्रौपदी नाटक किसका है? तो द्रौपदी नाटक जो है सन 1972 ईस्वी में लिखित, यह भी सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। किसका नाटक है? सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है जो 1972 ईस्वी में लिखा गया था। 1972 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें महाभारत कालीन द्रौपदी का मिथकीय रूप में चित्रण किया गया है। अब अगला देखेंगे बी ऑप्शन कि शारदीय नाटक किसका है? तो शारदीय नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी का है। किसका है? शारदीय नाटक हम देखेंगे यह जगदीश चंद्र माथुर जी का है और यह जो है यह सन 1959 ईस्वी में लिखा गया था। किस सन में? 1959 ईस्वी में लिखा गया था। शारदीय नाटक सन 1959 ईस्वी में लिखा गया था। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 66 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, अब यह देखेंगे शारदीय नाटक कब लिखा गया था? 1959 ईस्वी में। और इसमें किस चीज़ का वर्णन है? इस प्रकार हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 66 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 67। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? तो प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा सन 1936 से 1943 ईस्वी है। क्या है? 1936 से 1943 ईस्वी है। प्रगतवाद जो है सर्वप्रथम इसकी स्थापना कब हुई थी और यह किस संघ के माध्यम से स्थापित हुआ था? तो हम देखेंगे सर्वप्रथम लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। इस प्रकार प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से 1943। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 67 का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 68। लाल पान की बेगम कहानी के लेखक कौन है? तो लाल पान की बेगम कहानी के रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 68 का सी ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 69 देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो सरस्वती पत्रिका के सर्वप्रथम संपादक मंडल में अर्थात सरस्वती पत्रिका का जब संपादन शुरू हुआ उस समय के संपादक मंडल में कौन कौन लोग शामिल थे? स्यारा जकाकी, आज लग रहे ये पेन जो है चल रही है। स्यारा
स्या से श्यारा जकाकी, देखिए स्या से श्याम सुंदर दास, रा से राधा कृष्ण दास, जा से जगन्नाथ दास रत्नाकर, का से कार्तिक प्रसाद खत्री और की से किशोरी लाल गोस्वामी। सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में निम्न लोग शामिल थे: श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इन लोगों ने उस पत्र से त्यागपत्र दे दिया। बचे कौन? श्याम सुंदर दास। और उसके बाद इनके बाद सन 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। इस प्रकार सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 70। उदंत मार्तंड नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता है? तो उदंत मार्तंड पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित होता है? तो यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। और इस पत्रिका का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को साप्ताहिक पत्रिका के रूप में शुरू हुआ था। इसके संपादक मंडल में पंडित जुगल किशोर, जो कानपुर के रहने वाले थे, शुरू किए थे। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 70 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 71। बछड़ा किस शब्द से विकसित है? तो बछड़ा जो है यह एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव। और इसका तत्सम क्या होता है? वत्स। बछड़ा का तत्सम क्या होगा? वत्स। बछड़ा या बच्चा, ये दोनों तद्भव शब्द हैं और इन दोनों का तत्सम क्या होगा? वत्स। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 71 का सी ऑप्शन सही है। तो बछड़ा किस शब्द से विकसित है? वत्स से, अर्थात बछड़ा तद्भव है। बछड़ा और बच्चा तद्भव शब्द है, इन दोनों का तत्सम वत्स हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 72। प्रश्नोत्तर नंबर 72 में हम देखेंगे जो है, निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। आर्द्र, कोई नहीं। कौन सा शुद्ध है, इसी को चुनना है। तो आर्द्र जो है यह शुद्ध शब्द है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 72 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 73। निम्न में कौन सा शुद्ध है? मानवीयकरण, कोई नहीं। तो अब आप इसमें बताएंगे प्रश्नोत्तर नंबर 73 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रश्नोत्तर नंबर 73 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन, मानवीकरण जो है शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 74। कौन सा शुद्ध? उपरोक्त, उपर्युक्त। अब बताइए निम्न में से कौन सा शुद्ध है? तो 74 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, उपर्युक्त शब्द शुद्ध है। अब शुद्ध अशुद्ध के जो है कैसे जो है क्लियर हो? क्या याद करने से क्लियर होता? नहीं। जितने शुद्ध शब्द हैं उसको एक जगह आप नोट कर लीजिए और उसी को 2-3 बार लिखिए। अपने आप स्वतः जो है आपका तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सॉल्व करवाया गया है और जितना यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है सब रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। जितने शुद्ध हैं उसको एक जगह नोट कर लीजिए और उसको जो है 2-3 बार लिखिए, जो है उसको लिखिए, बार बार उसका प्रयोग करिए, जो है स्वतः जो है तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 75 में कौन सा शुद्ध है? तो 75 का हम सही ऑप्शन देखेंगे तो 75 में जो है सहस्त्र, कौन सा? सहस्त्र जो है शुद्ध शब्द है। इस प्रकार जो है अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 76। देखिए, उपलक्ष्य में कौन सा शुद्ध होगा? तो 76 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, उपलक्ष्य जो है शुद्ध है। अब 77 में देखेंगे, मोर का तत्सम क्या होगा? मोर तब क्या कौन सा शब्द होगा? तद्भव शब्द होगा। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मयूर। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 77 का बी ऑप्शन सही
है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 78। साखी का तत्सम क्या होगा? साखी का तत्सम साक्षी होता है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 78 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 79। प्रश्नोत्तर नंबर 79 देखेंगे भौजाई का तत्सम क्या होगा? तो भौजाई का तत्सम भ्रातृजाया हो जाएगा। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 79 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 80। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 80, पारा किस भाषा का शब्द है? तो पारा जो है किस शब्द का पारा किस शब्द का तद्भव है? पारा जो है किस शब्द का तद्भव है? इसका तात्पर्य यह हुआ कि पारा कैसा है? तत्सम है। पारा क्या है? तत्सम है। अर्थात पारद का जो है, और पारद क्या है? तद्भव शब्द है। पारद तद्भव शब्द है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 80 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 81। जिज्ञासु का सही अर्थ क्या होगा? जिज्ञासु, प्रश्नोत्तर नंबर 81 देखिए, जिज्ञासु का सही अर्थ क्या है? जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 81 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 82। अंतेवासी किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? प्रश्नोत्तर नंबर 82 में देखिए 82 देखिए, अंतेवासी किस शब्द के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो अन्य स्थान पर रहने वाले को कहते हैं? नहीं। नगर में रहने वाले को? नहीं। नदी के किनारे रहने वाले को? नहीं। अगला देखेंगे जो इसको अन्य स्थान पर रहने वाले को नहीं है। गुरु के समीप रहने वाला, यही सही हो जाएगा। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 82 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। और ये सब क्या है? गलत है। ए बी सी, ये जो है क्या है? गलत है जो है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 83। प्रभात का तात्पर्य क्या होता है? प्रभाती का तात्पर्य क्या होता है? तो प्रभाती का तात्पर्य होता है प्रभात में गाया जाने वाला गीत। क्या है? प्रभात में गाया जाने वाला गीत। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 82 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 83। देखिए मछली जैसी आंखों वाले के लिए एक शब्द क्या सा होगा? तो मृगनयनी का अर्थ क्या हो जाएगा? मृग के समान नेत्र वाली। मीन के मृगांशी, और मीनाक्षी का क्या अर्थ हो जाएगा? मछली जैसे। मीन धन अच्छ माने आँख, और मीन माने मछली। मछली जैसे आंखें वालों को क्या कहेंगे? मीनाक्षी। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 84 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 85। प्रश्नोत्तर नंबर 85 हम देखेंगे। देखिए 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं? 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइए प्रश्नोत्तर नंबर 85 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 100 वर्ष के समय को क्या कहा जाता है? तो सर्वप्रथम यह जान लेते हैं, किसी भी संस्था या पत्रिका के लिए जो है, जो शताब्दी या जयंती मनाते हैं उसी को हम 100 वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 वर्ष कहते हैं। शताब्दी, जब किसी संस्था द्वारा अगर हम 25 वर्षों पे मनाते हैं तो उसे तो उसे रजत जयंती कहते हैं। 50 वर्ष पे अगर हम मनाते हैं तो उसे स्वर्ण जयंती कहेंगे। 60 वर्ष पे अगर हम मनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? हीरक जयंती। और 75 वर्ष पे अगर हम मनाते हैं, 75 वर्ष पे, तो उसे प्लेटिनम जयंती कहते हैं। और 100 वर्ष पर अगर हम मनाते हैं तो उसे शताब्दी या जयंती कहते हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 85 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। इतना समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी संस्था या पत्रिका के लिए जब हम रजत जयंती मनाते हैं, 25 वर्षों पे रजत जयंती मनाई जाती है,
50 वर्षों पे स्वर्ण जयंती, 60 वर्ष पे जो है हीरक जयंती, 75 वर्ष पर प्लेटिनम जयंती और 100 वर्षों पर शताब्दी या जयंती मनाई जाती है। इसी को शताब्दी कहते हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 85 का ए ऑप्शन सही। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 86। निम्नलिखित वाक्यों में जिस भाग में अशुद्धि है उसका चयन कीजिए। जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं मेरे को कल आगरा जाना है, कल आगरा जाना है। अब इसमें जो है जहाँ त्रुटि है उस पर हम ट्रिक लगाएंगे। जैसे मेरे को, अब शुद्ध क्या होना चाहिए, मुझे कल आगरा जाना है, अर्थात ए ऑप्शन में अशुद्धि है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 86 का ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 87। बटेश्वर के मेले में भारी भरकम भीड़ थी, कोई त्रुटि नहीं। अब इसमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन गलत है प्रश्नोत्तर नंबर 87 में, कि अर्थात किस ऑप्शन में अशुद्धि है। भारी भरकम बटेश्वर के मेले में, ये तो सही है। भारी भरकम यहाँ पे जो है अशुद्धि है, जबकि होना क्या चाहिए, भारी भरकम। देखिए भारी क्या होता है, कोई वजन जब हम उठाते हैं वह भारी होता है, उसे हम कहते हैं भारी भरकम। और जब लोगों की भीड़ रहेगी तो उसे भारी भरकम ना कह के हम कहेंगे बटेश्वर के मेले में, बटेश्वर के मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 87 का सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 88। उनकी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह 26 तारीख को है। सौभाग्यवती किसे कहते हैं, जिसका विवाह हो गया हो। और यहाँ क्या कहा है, उनकी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह 26 तारीख को, अर्थात अभी विवाह नहीं हुआ है। जब विवाह नहीं हुआ है इसका मतलब वह सौभाग्यवती नहीं है। इस तात्पर्य यह हुआ 88 का बी ऑप्शन गलत, इसमें अशुद्धि है। इस प्रकार जिसमें अशुद्धि वही आपका उत्तर होगा। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 88 का सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 89। साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है, कोई त्रुटि नहीं। अब बताइए, साहित्य और जीवन का घनघोर बारिश होती है, क्या होता है, बारिश होती है, संबंध घनघोर नहीं होते हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 89 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 89 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज ये क्यों नहीं चल रही है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 89 में बी ऑप्शन घनघोर ऑप्शन जो है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 89 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घनघोर। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 90। आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ। अब इसमें आप लोग बताइए 90 में कौन सा गलत होगा, जो गलत होगा वही सही उत्तर हो जाएगा। तो 90 का बी ऑप्शन धन्यवाद सहित, ये जो है गलत हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 91। किस रस को रसराज कहा गया है। देखेंगे किस रस को रसराज कहा गया है। तो सर्वप्रथम हम सभी लोग जानते हैं रस शब्द की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी, आचार्य नंदकेश्वर ने की थी। आचार्य नंदकेश्वर जी ने किया था। और आचार्य भरत मुनि ने रस निष्पत्ति की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। आचार्य नंदकेश्वर ने सर्वप्रथम रस की चर्चा की और आचार्य भरत ने सर्वप्रथम रस निष्पत्ति की व्याख्या किया था। और इसमें रस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में किया था जो है। और हम यहाँ पर हमको देखना है कि किस रस को रसराज कहा गया है। तो श्रृंगार रस को क्या कहा गया, रसराज कहा गया, जिसका अस्थाई भाव क्या होता है, रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, इसका संचारी भाव स्मृत, चिंता, हर्ष, मोह, असूया। और गुण कौन सा होगा, माधुरी गुण होगा, वैधर्भी रीत होगी, चित्त की अवस्था कैसी होगी, द्रुत, और वृत्ति कैसी होगी, उपनागरिका। और जिसमें श्रृंगार रस का
अगर हम परिभाषा देखते हैं तो इसमें यह होता है, जहाँ पर दाम्पत्य के परस्पर मिलन वियोग से रति का भाव आए वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। जैसे खेलन हरि निकले ब्रज खोरी, गए श्याम तब रवि तनया तट अंग। दूसरा एक उदाहरण जो है, जो बिहारी दास का दोहा से, बिहारी सत्सई से लिया गया है। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लज याद, भरे भवन में करत है नयन नहीं सो बात। बत नहीं एक ये है। दूसरा उदाहरण एक आपको बताए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, सौह करे भौहन हंसे, भौहे से हंसती है, और दैन कहे नट जाए। देने को लोग जब कहते हैं तो नट जाती है, अर्थात मना कर देती है। यहाँ पे जो है कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 91 का सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। 91 का सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 92। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 92, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, रति। और यदि जो है इनके देवता को देखें तो विष्णु होते हैं, कलर जो है श्याम हो जाएगा। हास्य रस का और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। देखिए इसी में दिया श्रृंगार रस का अस्थाई भाव। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक। देवता की बात करेंगे तो यम, कलर कपोत। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, भयानक रस का अस्थाई भाव भय। देवता की बात करेंगे काल, कलर कृष्ण। अब बचा रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध, देवता रुद्र, कलर रक्त। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह, देवता महेंद्र देव, वर्ण या कलर गौर। अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य, देवता ब्रह्म, कलर पीत हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर नंबर 92 का सही ऑप्शन क्या हो गया, ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 93, शोक किस रस का अस्थाई भाव है। तो शोक अभी का आप लोगों को बताया गया, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, शोक। करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, शोक। करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, शोक। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 93 का सी ऑप्शन सही है। इसके देवता क्या है, यम, और कलर क्या हो जाएगा, कपोत। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 93 का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 94। प्रश्नोत्तर नंबर हम 94 देखेंगे जो है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग पेल खेली थी, बुंदेल हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। अब इसमें हम देखेंगे कौन सा रस होगा। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस होगा। अब आप लोग बताइए, तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा, जिसका अस्थाई भाव उत्साह होता है, जिसका अस्थाई भाव उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव क्या हो जाता है, उत्साह। और इसके संचारी भाव में गर्व, उत्सुकता, आवेग, हर्ष, स्मरण, ये संचारी भाव हैं। गुण कौन सा होगा, ओज गुण। रीत कौन सी होगी, गौड़ीय रीत। वृत्त परसावृत्त, और चित्त की अवस्था दृप्ति होगी। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 94 का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 95, जन जानो मन मानो का प्रयोग किस अलंकार में किया गया है, या किस अलंकार में किया जाता है। अभी आप लोगों को जो है कुछ आप 3-4 जो है लगभग 5 इसमें आपका 21वां चल रहा है। 21वां अर्थात 14वां उद्धव में आप देखेंगे, वहाँ पर जो है अलंकार के बारे में अच्छे ढंग से बताया गया है, और वहाँ पर भी जो है उत्प्रेक्षा अलंकार आया था, इसलिए वहाँ पर इसके बारे में बताया गया था। अब आप लोग यहाँ पर बताइए, जन जानो मन मानो का प्रयोग किस अलंकार में किया जाता, तो बताइए
किस अलंकार में? तो उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा होती है जब उपमेय को उपमान से भिन्न जानते हुए भी उसमें उपमान की कल्पना की जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाए? रूपक अलंकार होता है। तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जैसे मानो, मन, मानो, मनो, मन, जानो, जानो, जन, निश्चय आदि अगर वाचक शब्द आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे चमचमात चंचल नयन बिच घो घटपट छीन, मानव सुर सरिता बिमल जल उछरत युगमीन। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और एक उदाहरण और जो आपके कई बार यह परीक्षा में टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है, सोहत ओढ़े पीत पटे श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल परे आतप पर्यो प्रभात। यह 2011 टीजीटी में भी आया था, टीजीटी या पीजीटी में आया था, क्योंकि उसमें मैं भी था जो है दिया था। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 95 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 96, जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां पे कौन सा अलंकार होगा? जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां पे कौन सा अलंकार होगा जो है? अब देखिए उपमा अलंकार को संपूर्ण अलंकारों का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? संपूर्ण अलंकारों का जनक माना जाता है। किसको? उपमा अलंकार को। और इसकी परिभाषा होती जहां एक वस्तु की समता अर्थात उपमेय की समता उपमान से अर्थात दूसरी वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसमें कुछ वाचक शब्द जैसे उत्प्रेक्षा में बताया गया मन, मानो, जन, जानो वाचक शब्द आते हैं तो समझ लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उसी प्रकार से यदि सा यु तुल्य सो, सा यु तुल्य सो सदृश सम जैसे आदि वाचक शब्द अगर आते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। इसका अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 96 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब अगला हम देखेंगे जो है, जैसे इसका हम कुछ अगर उदाहरण देख लें हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पे क्या देखिए इससे आया उपमा अलंकार हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 97, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 97 का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 98, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। और इसके रचना काल क्या है? संवत 1631 कथा कहूँ हरिपद शीसा। अर्थात तुलसीदास जी ने संवत 1631 में जो है रामचरितमानस का जो है लिखना शुरू किया। और यह इस प्रकार से रामचरितमानस किस सन में लिखा गया है? किस भाषा में? अवधी भाषा में। और संवत 1631 ईस्वी में तुलसीदास जी ने इसे लिखना शुरू किया था। और इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और इसको आपको पिछले जो है वीडियो में बताया गया है 7 कांडों में कौन सा कांड सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा कांड है जो है, और कांडों का कालक्रम क्या है, यह आपको पिछली वीडियो में बताया गया है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 98 का बी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 99, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रज भाषा है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 99 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 100, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो आप बताएंगे इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी है? पूर्वी हिंदी की। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो यह पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 100 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके आगे की अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 101 से लेकर 125 तक
अगले जो है एपिसोड में, अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो है पूरा वीडियो देखने के लिए। इस बार थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक ना रहने की वजह से आवाज़ में कुछ चेंजिंग जरूर लग रही होगी, लेकिन मेरी कोशिश है बेस्ट से बेस्ट बताने की जो है। और इसको शायद शुरू में जो है कुछ कमियां भी थी, उसको अगली वीडियो में दूर करने की कोशिश की जाएगी।